अब आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं। अब आप जेल देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के ठगी के सरताज के बारे में। यह कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की, जिसने मुगलों के लाल किला, ताजमहल, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। उसने जाने कई करतूतों को अंजाम दिया, लेकिन कई बार गलत काम करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, और नटवरलाल के साथ भी अंत में वैसा ही हुआ। नटवरलाल की ठगी की पूरी दास्तां हम आपको सुनाने जा रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबियां होती हैं जो उसको दूसरे इंसान से पूरी तरह से अलग बनाती हैं। कोई बहुत बेहतरीन तरीके से गाता है तो कोई बहुत बेहतरीन तरीके से डांस करता है। ठीक इसी तरह कोई बहुत बेहतरीन तरीके से ठगी भी कर सकता है। जी हाँ, नटवरलाल का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठगी का महारथी नटवरलाल अपने कारनामे की वजह से अलग पहचान रखता है। दोस्तों, नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। उसका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नटवरलाल पेशे के वकील थे। नटवरलाल ने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और इस ठगी के चलते खूब पैसा और नाम कमाया। दोस्तों, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नटवरलाल बनने की अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार बिहार के सिवान जिले का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने से मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ के अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसको देने से सेठ ने इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने के बाद मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। उसी तरह एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा, जहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को डिक्टो कॉपी कर 1000 रुपए निकाल लिए। नटवरलाल की ठगी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इस सिलसिले में एक बार की बात है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार भी इतने घड़ी बेचने के लालच में धीरे धीरे फंसता जा रहा था। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होते हैं। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री VP सिंह तो कभी UP के CM नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकान को चूना लगाता रहा। दोस्तों, नटवरलाल सिर्फ सामानों की ठग नहीं करता था बल्कि मुगलों के द्वारा बनाए गए इमारतों को भी बेच दिया करता था। कैसे, आइए बताते हैं। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी गाँव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग अच्छे काम में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में कुछ तो ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इस तरह से नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा था। जी हाँ, वो ये सब बेच चुका था अपनी ठगी के हुनर से। दोस्तों, नटवरलाल वैसे तो पुलिस के हाथ जल्दी नहीं आते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस को चकमा देना नटवरलाल के बाएं हाथ का काम था। नटवरलाल को पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाती थी और अगर गलती से नटवरलाल पुलिस के हाथ लग भी जाता था तो कुछ ही दिन या महीनों के भीतर पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता था। बता दें कि नटवरलाल 84 साल में पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन इस बार भी नटवरलाल दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया।
यह आखिरी बार था जब नटवरलाल को देखा गया था और वही कहने वाले कहते हैं कि साल 1996 में नटवरलाल की मौत हो गई। हालांकि नटवरलाल की मौत के कारणों को लेकर आज भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, नटवरलाल की प्रसिद्धि का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बनाई जा चुकी है। फिल्म का नाम था राजा नटवरलाल। इस फिल्म में परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, भले ही आज हमारे सामने ठग नटवरलाल मौजूद नहीं है, लेकिन नटवरलाल के द्वारा अंजाम दी गई ठगी को लोग भूल नहीं सकते और उन्हें दुनिया इस बात के लिए याद रखेगी कि उन्होंने इससे पहले कितनी ठगी की दास्तां को अंजाम दिया था। दोस्तों, नटवरलाल के बारे में कहा जाता है कि उसने खुद को छिपाने के लिए 50 से अधिक नकली नामों का इस्तेमाल करके सैकड़ों दुकानदारों, जौहरियों, बैंकरों और विदेशियों से लाखों रुपए ठगे थे। वह अक्सर लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाता था, जैसे कि 1950 के दशक में एक घटना में उसने रेल माल ढुलाई और चावल की बोरियों से जुड़े घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 लाख रुपए ठग लिए थे। नटवरलाल कथित तौर पर अपने पिता के गांव बंगरा में रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति था। कहा जाता है कि उसने अपनी कमाई कम भाग्यशाली लोगों को दे दी थी। उसके ठगी के किस्से जो कि अहिंसक थे और केवल अमीर और धनी लोगों को निशाना बनाते थे, इन सब किस्सों ने उसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। सीवान शहर के निवासी के अनुसार जब भी वह वहां आया तो नटवरलाल की उपस्थिति में बहुत भीड़ उमड़ आई। भारत में जो ठग विशेष रूप से चालाकी से ठगी करते हैं उन्हें अक्सर नटवरलाल ही कहा जाता है और कई भारतीय धोखेबाज तो ऐसा भी कहते हैं कि वो नटवरलाल के करियर से ही प्रेरित हुए थे। उसके कारनामों की तुलना फ्रैंक एबगनल और विक्टर लस्टिक से की जाती है। माना जाता है कि उसकी कई कथित योजनाएं मिथक हैं, जिससे उसके वास्तविक इतिहास के एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1987 में वाराणसी के पुलिस के अध्यक्ष अरविंद जैन ने नटवरलाल के करियर के बारे में कहा, वह उल्लेखनीय रूप से चतुर हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह कंगाल था जैसा कि वह दावा करता है, या अपने पैसे गरीबों में बांटने का कोई बुरे काम ना करने की बात। हमें उसके अतीत की ओर और अधिक गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। बंगरा के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि नटवरलाल उनके गांव का था। 2011 में गांव में नटवरलाल के पूर्व घर के स्थान पर उसकी एक प्रतिमा भी स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। कहा जाता है कि जब 84 साल की उम्र में पुलिस के हाथों वह चढ़ा तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कोर्ट ने उनके सहारे के लिए 3 पुलिस वालों को तैनात किया। जब तीनों पुलिस वाले चाय पीने के लिए बाहर गए और वापस लौटे तो वह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो नटवरलाल जिसे सहारे की जरूरत थी वो वहां मौजूद नहीं था। अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था नटवरलाल। जाली दस्तखत करने में माहिर नटवरलाल टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे उद्योगपतियों से लेकर आम दुकानदारों तक से पड़ोसियों से लाखों करोड़ों रुपए हड़प जाता था। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। एक रिपोर्ट बताती है कि पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में लेकर ढूंढ रही थी। अपने जीवन काल में उसे 10 से भी ज्यादा बार पकड़ा गया और जेल भी हुई, लेकिन वह जेल से भाग जाने में माहिर था। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।